ऊष्मा, हीट देखे थे हमने पिछले क्लास में। तो हीट क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक रूप होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आते हैं आपको, हल देखा है आपने? हल, ठीक है। तो इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है? ये भले ही लकड़े का रहेगा, ठीक है, ये लकड़े का रहेगा पार्ट, बट ये डाउनवर्ड सेक्शन में क्या रहता है? ठीक है, लोअर रहता है, पता है। तो ये जब लोअर रहता है, ठीक है, इतना रख देते हैं, ठीक है। तब ये जब इसके ऊपर चढ़ाते होंगे, ठीक है, फिट करते होंगे, तो इससे स्क्रू करने से पहले इसको हीट करते हैं। ये जो ये सेक्शन है ना, इसको करते हैं हीट। हीट करना यानी उष्मा करना। उष्मा करने के बाद ये क्या हो जाता है? एक्सपांड हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ गया, फिट कर देते हैं, फिर वो क्या हो जाता है? ठंडा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी उसके बाद स्क्रूइंग की जाती है, स्क्रू से फिट किया जाता है, यानी वो अच्छी तरीके से फिट हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है। निकलता नहीं है, आप कितना भी ज़ोर से खींचो वो निकलेगा नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया? उसके ऊपर ओवरलैप हो गया, फिट हो गया। तो ये किसकी वजह से होता है? उष्मा की वजह से। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। पहले के इसमें कांच की बोतल के ऊपर लकड़े के ये लगाए रहते थे, पता है, नॉब्स, ठीक है। अभी भी कुछ बॉटल्स के ऊपर लगे रहते सोडा वोडा के, ठीक है। तो पहले तो कॉक निकालने का रहता नहीं था, ऐसे स्क्रूज जो रहते हैं, ठीक है। बट उससे भी ना निकले, ठीक है, उससे भी ना निकले तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए इससे, जिससे निकाला जाए। तो बॉटल की जो नेक होती है, जो बॉटल होती है ना, यहाँ पे वो लगा रहता है वुडन का, ठीक है। तो ये जो नेक होती है इसको करते हैं हम लोग हीट। इससे क्या हो जाती है? एक्सपांड हो जाती है और वो आराम से निकल जाता है, ठीक है, नेक को, ठीक है। इसको हीट किया जाता है तो उससे वो आराम से निकल जाता है। तो ये एक एग्जांपल्स है कि क्या होता है। तो ये क्यों करते हैं हम लोग, और हीट करने से हमारे बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है। फूड ग्रेन्स खाने में तकलीफ नहीं होती हमें, ठीक है, हीट करने से। इसके 3 मोड हैं ट्रांसमिशन के। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इसे कहते हैं चालन, इसे कहते हैं संवहन, संवहन, और इसे कहते हैं विकिरण, विकिरण। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से समझा के देता हूँ मैं, ठीक है। चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कंडक्शन। कंडक्शन यानी क्या चीज़ होती है। तो एक लोहे की रॉड है, ठीक है। अभी मैंने क्या कर दिया, इसको एक जगह से हिट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, पकड़ के, ठीक है। आयरन रॉड है, यहाँ पे हिट कर दिया। हीट करने से क्या होता है, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अगर आपको कोई भी गर्म चीज़ लगे तो क्या करोगे आप, हाथ पीछे खींचोगे, ठीक है। यही फंडा होता है उसका। उसको गर्म लग रहा है तो वो क्या होता है, उससे भागना चालू कर देता है, दूर 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 भागता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब भागते हैं, मैराथन में अगर कोई हट नहीं रहा तो क्या करते हैं हम लोग, धक्का देके
सामने जाने की कोशिश करते हैं उसको, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, एकमेक को धक्का देके सामने की जाने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो क्या जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, अगर क्रिकेट में बॉल हम कैच पकड़ रहे हैं, अगर एक ही जगह पे पकड़ के रखें तो हमें क्या होता है, जोर से झटका लगता है। अगर उसके साथ साथ नीचे जाए तो झटका कम लगता है। यहाँ पे झटका ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है और हीट बढ़ती है हमारे हाथ को। ठीक है, गर्म लगता है हमें सीधा। ठीक है, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, उसको पकड़ के हीट कम कर रहे हैं। तो फंडा यही है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक कर करके नीचे भेजेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होता है, हीट फ्लो होती है और हमारे हाथ को भी हीट लगती है, हमारे हाथ को भी हीट लगती है। तो हीट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Q से। हीट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Q से। ठीक है, ऊष्मा को हीट, ऊष्मा Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रुक जाओ, ये छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्या कम होगा, ज़्यादा होगा, इसको T1 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे T2 कम होगा, इससे तो कम ही होगा 100%, ये आपको पता है क्योंकि हीट यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो कभी भी इस दोनों का डिफरेंस जब लिखते हैं हम लोग तो डेल्टा T लिखते हैं। कोई भी चीज़ डेल्टा में लिखो तो ध्यान दो, इधर यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी स्केल है। ठीक है, यह है 5 सेंटीमीटर, यह 0 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मैं यहाँ से इसको मेज़र कर रहा हूँ, ये अगर 5 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो कैसे मेज़र किया आपने, 5 देखा, 5 में से किसको माइनस किया, 0 को। अगर मैं बीच में भी लगा देता हूँ, 7 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे फिट किया, ये 7 से लेकर 2 तक आया, यानी क्या किया आपने, 7 में से 2 माइनस किया, यानी क्या कर रहे हो, फाइनल वैल्यू को आप इनिशियल वैल्यू से माइनस कर रहे हो, ये तो पता है। तो ये डेल्टा T भी बन जाता है T1 माइनस T2। बट ऐसी टर्म होती है क्या, हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल में से फाइनल माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किया है हमने, फाइनल में से इनिशियल माइनस किया है ना हमने, फाइनल में से इनिशियल माइनस किया। ठीक है, ये चीज़ क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगता है, ये बता देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये dt मिल गया हमें, T1 माइनस T2। dt लिखते हैं, कोई डेल्टा T लिखता है, ये हमारे ऊपर है क्या लिखना है। ठीक है, dt भी लिखते हैं, डेल्टा T भी लिखते हैं, सिम्बॉल सही है डिफरेंस के लिए। ठीक है, डेल्टा है, और ये है इसका डिस्टेंस जो मैंने बताया था। ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा गर्म होगा, यहाँ पे कम गर्म होगा, डिस्टेंस भी है। ठीक, तो Q हीट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है इनके टेम्परेचर डिफरेंस से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है इनके लेंथ से। क्योंकि आपको पता है अगर 50 मीटर लंबा रॉड लूँ मैं, ठीक है, ये तो अभी 5 मीटर है और यहाँ 5 सेंटीमीटर है, अगर 50 मीटर लूँ और वहाँ पे आप हायर एंड पे गर्म कर रहे हो तो आपको हाथ में गर्म लगने में बहुत समय लगेगा। भले ही 1 घंटे में हो आएगा तो वो यहाँ पे भी, पर समय ज़्यादा ले रहा है, समय ज़्यादा ले रहा है मीन्स ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इतना तो जानते हो आप। तो क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस। यहाँ तक पहुँच गए। अभी इस सिंबल को हटाने के लिए मुझे एक पैरामीटर चाहिए। ठीक है, तो अब हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट K, जिसे कहते हैं कंडक्टेंस कांस्टेंट। ठीक है, और कंडक्टिविटी जिसे कहते हैं कंडक्टेंस कांस्टेंट और कंडक्टिविटी। तो Q इज इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स। Q इज इक्वल टू के डी टी बाई डी एक्स। इसमें एरिया भी एक पार्ट रहता है, इस एरिया पे ही फ्लो होगा, तो Q इज इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स होता है। ठीक है,
इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते के ए T1 माइनस T2, यही है ना, T1 माइनस T2 x2 माइनस x1, ठीक है, T1 माइनस T2 x2 माइनस x1, ठीक है। तो हम लोग कभी फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू पहले नहीं लिखते, ये आपने पता है, अभी देखा फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल माइनस फाइनल है। तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस सिंबल कॉमन ले लेंगे, ये लिखते के ए T2 माइनस T1 x2 माइनस, तो ये इसका एक्सप्रेशन होता है। माइनस साइन यहाँ पे क्यों आता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ये जो टेम्परेचर है ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसकी वजह से, ये जो टर्म है ना, इसकी वजह से ये माइनस सिंबल आया है। जैसे लेंथ हम मेजर क्या करते हैं, लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, तो टेम्परेचर भी क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, बट पहले ज़्यादा गर्म है, लास्ट वैल्यू समझ लो 50 डिग्री है और ये 100 डिग्री है, तो 50 में से 100 माइनस करोगे तो माइनस आ जाएगा, 50 में से 100 माइनस करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। हीट तो माइनस में नहीं रहेंगी ना, ऊर्जा तो माइनस में नहीं रहेंगी, प्लस में ही रहेंगी, इसलिए माइनस सिंबल हमने पहले ले लिया। T2 माइनस T1 x2 माइनस x1 के, समझ में आया। तो के क्या होता है, कंडक्शन कांस्टेंट, जिसे कहते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। कंडक्शन कांस्टेंट उसे कंडक्टिविटी की कहते हैं, चालनात्मक, ठीक है, छोड़ो, ठीक है। ये भी देख लेंगे इसका यूनिट क्या बनेगा, ये इसका बताओ, इसका क्या रहता है, टेम्परेचर है तो यूनिट, अरे टेम्परेचर का यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, आपको बताया था केल्विन स्केल में ही लेते, हीट में आ गए तो केल्विन स्केल ही लेना हमेशा, ठीक है। तो इसका है केल्विन मीटर, के का निकालना है हमें, ये निकालना है, एरिया, क्यू हीट, एनर्जी, वर्क, जूल, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो ये सभी इधर आएंगे, तो K इज इक्वल टू, जूल ऊपर में आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही से भी काट सकते हैं हम लोग, ठीक, जूल डिवाइडेड बाय, चलिए केल्विन, ये केल्विन का के है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के, और ये केल्विन का के है, जूल डिवाइडेड बाय केल्विन मीटर, ये यूनिट है इसका, ठीक है। एनर्जी का हमने डायमेंशन लेके चले हैं, क्या है एनर्जी का, MLT में M1L, अरे MLT देखा है ना, एनर्जी का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का होता है MLT माइनस 2, ये 1 ये आ गया इसके साथ, तो क्या होगा 2, M1L2T माइनस 2, ठीक है। ये केल्विन है, तो केल्विन का भी हम लोग के ले लेते हैं, अभी तक MLT में के को ऐड नहीं किया हमने, टेम्परेचर को ऐड नहीं किया था, M लेंथ है, तो इस कांस्टेंट का MLT यूनिट आता है M1L1T माइनस 2 और केल्विन, ये कांस्टेंट है, कंडक्टिविटी कांस्टेंट, ठीक है, इसे कंडक्शन भी कहते हैं। M1L1T माइनस 2 के, वाट पर मीटर केल्विन,
अगर टाइम के हिसाब से ले तो अगर इतने समय में यहाँ से यहाँ जा रहा है हीट, तो कुछ टाइम से जा रहा होगा। अगर एनर्जी को हम टाइम में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या लिखते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम क्या होता है। अरे वर्क पर यूनिट टाइम क्या होता है, कोई काम आप 5 मिनट में कर रहे हो, ठीक है, और कोई काम आप 10 मिनट में कर रहे हो, इसमें क्या ज़्यादा लगा है तो आपको टाइम 5 मिनट लग रहा है, और क्या कम लगा है तो 10 मिनट लग रहा है। बॉडी का क्या लगा है, ये नाम सुने आपने, ज़्यादा पावर लगाओगे तो पट से काम हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी, ठीक है, इसे किस में रिप्रेजेंट करते हैं, वैट में, ठीक है। तो ये क्यू भी हम लोग जनरली वैट में ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टाइम यहाँ से यहाँ जाने में भी कुछ टाइम लग रहा है, ठीक है। ये dt/dx जो पहला इक्वेशन लिखा था उसमें टाइम का कोई वैल्यू नहीं दिया था, हमने टाइम को रिप्रेजेंट नहीं किया था। अगर टाइम लगता है तो ये होता है वैट, ये मीटर केल्विन, के का यूनिट, वैट पर मीटर केल्विन। ये भी यूनिट है अगर टाइम दिया है तो, ठीक है। अगर टाइम नहीं दिया है, टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या कर दिया था हमने, जूल पर मीटर केल्विन। टाइम इसमें अब्सेंट है, टाइम प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आया। टाइम प्रेजेंट है तो वैट पर मीटर केल्विन, टाइम अब्सेंट है तो जूल पर मीटर केल्विन। पर हमेशा टाइम प्रेजेंट ही रहता है, क्योंकि कुछ समय तो लगेगा ना रॉड गर्म करने के लिए। तो ये हो गया हमारा कंडक्शन। तो कंडक्शन में ठीक है, कंडक्शन में आपको एक तो यूनिट पूछेगा, mlt तो नहीं पूछेगा क्योंकि उसमें केल्विन आया है, तो ठीक है, mlt नहीं पूछेगा, केल्विन आया है तो वैट पर मीटर केल्विन इतना ही याद रखना आपको, ठीक है। के का यूनिट क्या है कंडक्शन का, वैट पर मीटर केल्विन। तो ये कंडक्शन कांस्टेंट है, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिव मटेरियल कौन सा है, सबसे बड़ा कंडक्टिव मटेरियल कौन सा है। तो मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन की बात की थी, पता है, जिसमें अच्छे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा कंडक्टिव रहेगा, जिसमें कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो लेस कंडक्टिव रहेगा। इसीलिए लोहे को अगर हम एक साइड में गर्म करके रखते हैं तो हाथ पे झटका नहीं लगता, क्यों, अरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं हो रहे, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे क्या, नहीं, बट कुछ उसमें द्रव्य भी होंगे, रासायनिक पार्टिकल्स भी होंगे जो अंदर से फ्लो होते होंगे, इसीलिए थोड़ा सा गर्म तो होगा लोहे का, सॉरी लकड़े का, बट कंप्लीट हटा होता है क्या, वही लोहे का रॉड ले तो कंप्लीट। तो दो तरीके से ये होता है, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो अभी मैंने दिखाया, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, इसको टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, ये पहला पैरामीटर है। और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से। मॉलिक्यूल्स में अगर वाइब्रेशंस आते हैं, मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस जब आते हैं तब भी ये कंडक्शन होता है, तब भी कंडक्शन होता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये, क्या ये छोड़, गुड, डायमंड, हीरा, ठीक है। हीरा भले ही नॉन मेटल है, हीरा भले ही नॉन मेटल है, बट उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना,
कितनी है 29000 वाट पर मीटर केल्विन। सबसे ज़्यादा हीट कंडक्ट करने वाला मटेरियल है ये, सबसे ज़्यादा हीट कंडक्ट करने वाला मटेरियल कौन सा है? हीरा है। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, एक लाइट को एक हीरे के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं और वो हीरे को फिर एक बीम की तरफ यूज़ किया जाता है और वो फिर काटते जाता है, पता है? एक लाइट रेस को इसके ऊपर इंसर्ट करते हैं, फिर इससे रिफ्लेक्ट होके ये एक सरफेस को क्या कर देता है? कट कर देता है। बहुत से मूवीज़ में दिखाता है, ठीक है। तो वो इस बेसिस पे बताता है कि यहाँ पे अगर हीट गिरी तो ये क्या होता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं है। डायमंड किससे बना रहता है? जब कोल कॉम्प्रेस होता है, कोयला जो है ना वो बहुत कॉम्प्रेस होता है एक्सट्रीम कंडीशन पे, तब वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। कोयले के खान में हीरा मिलता है, ये मन पता है ना। तो वो इसकी वजह से कि कोल बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस हो गया तो उसका कन्वर्शन किस में हो जाता है? डायमंड में। कोल क्या है? नॉन मेटल है, तो डायमंड भी क्या रहेगा? नॉन मेटल रहेगा। मेटल नहीं है यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसमें, बट ये क्यों इतनी ज़्यादा हीट दे रहा है? हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, नहीं यहाँ से लिया और यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है और एक्सट्रीम कंडीशन में कर रहा है। तो ये इसकी कंडक्टिविटी किसकी वजह से? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से। एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, और एक्सट्रीम कंडीशन में इनके वाइब्रेशंस होते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में अगर वाइब्रेशन हो गए, ठीक है, तो हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है, ठीक है। तो हीरा सबसे ज़्यादा हीट कंडक्टिव मटेरियल है, ठीक है। कितनी है? 29000 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं हमारे मेटल्स, धातु, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसमें सिल्वर ज़्यादातर कंडक्ट करता है, सिल्वर। उसके बाद कॉपर और एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो सिल्वर का भी लिख लेंगे, सिल्वर का 473 वाट पर मीटर केल्विन, कॉपर 375 वाट पर मीटर केल्विन, और है एल्यूमिनियम 296 वाट पर मीटर केल्विन। वैल्यू तो नहीं पूछेगा कभी आपको, बट नियरली आपको यही वैल्यू मिलेंगी। अभी आप बोलोगे कि एग्जैक्टली ऐसा होता है क्या? तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई भी धातु पृथ्वी पर प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो आइडियल कंडीशन हो जाएंगे, ठीक है। 24 कैरेट गोल्ड में 100% गोल्ड होता है क्या? वो प्योरेस्ट फॉर्म है, ये तो आपको पता है कि 24 कैरेट का सोना प्योर रहता है, बट प्योर में भी 100% गोल्ड है इसकी गारंटी लेते हैं कोई नहीं। उसमें कुछ तो मिलावट होंगी, 0.0001% भी मिलावट होंगी, लेकिन मिलावट तो है, क्योंकि प्योर मेटल एग्जिस्ट नहीं करते। ये टेंटेटिव वैल्यू है, 475 भी हो सकता है, 470 भी हो सकता है सिल्वर की, ये जनरल वैल्यूज़ है, ठीक। तो ये याद रखना कि सिल्वर की 450 तक रहती है, कॉपर की 375 तक रहती है और एल्यूमिनियम की 300 तक रहती है। ये कंडक्टिविटी है। और डायमंड की, ठीक है, 29000 वाट पर मीटर केल्विन। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिव कौन है? डायमंड है। सिर्फ हीट की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी मत घुसाड़ना इसमें, ठीक है। ये क्या है? सिर्फ हीट की बात चल रही है हमारी। इलेक्ट्रिसिटी में डायमंड कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। और इसीलिए हीरे को कठोर धातु भी कहा जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सा रहता है? हीरा रहता है, ठीक है। इसकी वजह से हम बड़े बड़ी चीज़ें काट सकते हैं। डायमंड पॉइंट टूल रहते हैं, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें काटने के काम में आता है। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन से हमें क्या मिलती है? कंडक्शन प्रोसेस हमारी होती है। समझ में आया कि गया ऊपर से? तो इसमें कहने वाली यही बात है कि डायमंड सबसे कठोर है, उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है। अभी ये मत बोलना कि कोहिनूर हीरे की है या फिर ये कोई पश्तूनी हीरा है उसकी है। हीरा एक
बेस लेवल है, उसमें भी 24 कैरेट, ठीक है। हीरे के भी कैरेट्स रहते हैं जैसे गोल्ड के रहते हैं, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, हमें उसमें नहीं जाना, सिर्फ हमें ये देखना था कि कंडक्टिविटी हीरे की सबसे ज़्यादा रहती है और हमारे इसमें सिल्वर की, सिल्वर, कॉपर, ठीक है। तो ये होता है कंडक्शन। कंडक्शन समझ में आया क्या? कंडक्शन यानी हाथ टू हाथ, इसमें इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, ठीक है। टच, इसमें एक सेंटेंस लिख लो, मटेरियल मीडियम नेसेसरी है। मटेरियल मीडियम नेसेसरी है। मटेरियल मीडियम मीन्स वस्तु का होना निश्चित है, ठीक है। वस्तु का होना निश्चित है, वस्तु चाहिए ही चाहिए तभी कंडक्शन होगा, ठीक है। वस्तु चाहिए ही चाहिए तभी कंडक्शन होगा, ठीक है। वस्तु होना ही हमें कंडक्शन के लिए, ठीक। भले ही लकड़े की रॉड ले लो, लोहे की ले लो, किसी भी चीज़ की, लेकिन वस्तु होना ही। अभी वस्तु नहीं रहती, वस्तु नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या हीट ट्रांसफ़र होती है क्या? हाँ होती है, 100% होगी। तो उसके लिए और दो पैरामीटर्स हैं हमारे पास। दूसरा है कन्वेक्शन, इसे क्या कहते हैं हिंदी में? संवहन, ठीक है। तो कन्वेक्शन प्रोसेस है। अभी कंडक्शन में याद रखने वाले 3 पैरामीटर्स आपने बहुत अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। यूनिट होता है वाट पर मीटर केल्विन, पहला वाला। दूसरा, हीरा सबसे कठोर धातु है, ठीक है। तीसरा, उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है 29000 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। मेटल सबसे ज़्यादा कंडक्टिव होते हैं क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। उसमें से भी हमारा सिल्वर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम। और यही रीज़न है कि हमारे जो सोलर पैनल्स होते हैं ना, सोलर पैनल जो बनाते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? महंगा है पहली बात, और चुरा के लेके जा सकता है दूसरी बात, ठीक है। यूज़ नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, यूज़ कर सकते हैं, बट महंगा है, तो उससे चीप वाला लेंगे हम लोग, तो कॉपर। लेकिन कॉपर के वैल्यू भी अभी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग उससे भी चीप लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को कोई छूता नहीं, कोई लेके नहीं जाता, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हीट खींचना चाहिए ना सोलर से, इसीलिए हम लोग कॉपर यूज़ करते हैं या फिर एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। सिल्वर भले ही बहुत ज़्यादा कंडक्टिव है, बट सिल्वर नहीं करते, कॉस्टली है इसलिए, ठीक है। तो सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम, इसको सीक्वेंस से याद रखना, बस इतना ही है, ठीक है। और जो ये है अपने लोहे लकड़े वगैरह, लकड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसकी भी कंडक्टिविटी है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो पार्टिकल होंगे जो मूव होते होंगे अंदर से, ठीक है। बट इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम आती है, 0.1 के आसपास आती है, ठीक है। उसके बाद आता है कन्वेक्शन। अभी हमें छूना नहीं है, बट हमें हीट चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग? बारिश नहीं, सर्दी के जाड़ों के दिनों में क्या करते हैं? अरे ठंडी लगी तो क्या करते हैं? देखो, आग नहीं जलाते हम लोग। आग कैसे जलाओगे? लकड़े जलाते हैं, उससे आग मिलती है। आग कैसे जलाओगे? ठीक है, लकड़े जलाएंगे, कागज जलाएंगे, प्लास्टिक जलाएंगे, कोई भी चीज़ को जलाएंगे तो उससे क्या मिलेंगी? आग। तो ये हमारा है हैंड, ठीक है। अभी इसमें मटेरियल मीडियम है, ठीक है, लेकिन स्पर्श कर रहे क्या हम? नहीं कर रहे। भले इसमें मटेरियल मीडियम है, क्या है मटेरियल मीडियम, बट हम इसे स्पर्श नहीं कर पा रहे। मटेरियल मीडियम है बट इसे स्पर्श नहीं कर पा रहे। कर पा रहे हो क्या? ठीक है, तो इसमें कोई लेंथ आएगी तो इससे लेंथ रिमूव हो जाती है,
ठीक है, समझ में आया। तो Q तो हमारा है ही, हीट तो आ रही है, ठीक है। एक एरिया पे भी लग रही है पाम के, इसलिए एरिया भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ का टेम्परेचर आपको बताया था T1 T2, ठीक है। टेम्परेचर तो है, तो टेम्परेचर डिफरेंस देंगे ही हम लोग, डेल्टा T। लेंथ है क्या इसमें कुछ, कहीं भी हवा है, मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे हीट लग रही है, वहाँ पे बैठा हूँ तो वहाँ पे भी लग रही है, वहाँ पे बैठा हूँ तो वहाँ पे भी लग रही है, तो लेंथ तो पैरामीटर है ही नहीं, कैंसिल हो गया ये, ठीक है। तो इसमें एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इसमें एक कांस्टेंट रहेगा, तो उसे लेते हैं हम लोग H A डेल्टा। वहाँ पे K लिया था, यहाँ पे क्या लेते हैं, H लेते हैं। तो ये कौन सा कांस्टेंट होगा, कन्वेक्शन कांस्टेंट, ये चीज़ कन्वेक्शन कांस्टेंट। आएगा, लेकिन हम लोग पहले T2 माइनस T1 ले ले, तो अभी हमें पता चल गया पहले टर्म में नहीं लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है लार्ज टेम्परेचर से स्मॉल टेम्परेचर माइनस करना है। अभी इसमें T2 और T1 वाली कंडीशन कभी नहीं आएगी, क्यों, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि T1 माइनस T इन्फिनिटी, ये जो है ये रहता है रूम टेम्परेचर, ये T इन्फिनिटी जो रहता है हमेशा क्या रहता है, रूम टेम्परेचर रहता है। T1 ये है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और T इन्फिनिटी वो हमेशा क्या रहता है, रूम टेम्परेचर रहता है। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं QHA T1 माइनस T इन्फिनिटी। हमें नहीं पता ना रूम का टेम्परेचर कहाँ है, कितना है, यहाँ पे हो सकता है 20 हो, बाहर में तो कम होगा, ठीक है, धूप में जाएंगे तो ज़्यादा होगा, ठंडी में जाएंगे तो कम होगा। और इसी के लिखते हैं HA T1 माइनस T इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है रूम का टेम्परेचर। ठीक है, तो उसमें जैसे लोहे की रॉड थी, यहाँ पे क्या है, हवा है ना, यहाँ पे क्या है, हवा है। तो हवा मटेरियल मीडियम है क्या, अरे है ना, हवा मटेरियल मीडियम क्यों नहीं है, हवा भी एक मटेरियल है ना। सिर्फ वैक्यूम को छोड़ के सभी मटेरियल है। लोहे की रॉड का वेट होता है, समझ लो 1 kg है, ठीक है। एक चेम्बर में हमने कॉम्प्रेस हवा भर के रखी, तो उसको भी 1 kg बना सकते हैं हम लोग। एक पॉलीथीन में हमने बहुत कॉम्प्रेस एयर भर के रख दी और वेट मशीन पे रखा, तो उसको भी 1 kg बना सकते हैं ना, यानी वो भी एक मटेरियल ही है। जिसको वेट है वो मटेरियल है, ये तो आपको जानना ही है। वैक्यूम को वेट है क्या, नहीं है। तो वैक्यूम को छोड़ के सभी मटेरियल मीडियम है। हाँ, फिजिकली एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। फिजिकली हम महसूस नहीं कर पाते कि हवा है कि नहीं, कि हाथ में पकड़ सकते हैं क्या हवा को, पानी को, ठीक है। तो ये मटेरियल जो है जो हाथ में पकड़ नहीं सकते, हवा पानी हो गया, ठीक है, या पेट्रोल हो गया, तो इसमें कौन सा टर्म आता है, कन्वेक्शन, ठीक है, जो हाथ में नहीं पकड़ सकते। लोहे की रॉड को हाथ में पकड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो आते हैं कंडक्शन प्रोसेस में। तो H इज इक्वल टू होता है Q/AT, ठीक है। Q होता है वैट में, ये होता है मीटर स्क्वायर में, ये होता है केल्विन में। तो H का यूनिट है वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। इसके MLT आप घर में निकालना, ठीक है। फिर से वही नहीं करते, बट्टा फोर्स निकालो, फिर उसके बाद एनर्जी निकालो, फिर मीटर का लिखो, फिर केल्विन का लिखो, तो लास्ट में MLT K लिख देना, K-1 में आएगा, ठीक है। तो H होता है कन्वेक्शन कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे जो
हमारे पास जो पदार्थ है, ठीक है, उसमें सबसे बेस पदार्थ कौन सा है? वाटर। एक तो हवा है, दूसरा वाटर है, ठीक है। हवा अगर वाटर आया तो उसमें कंडक्शन नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आएगा? कन्वेक्शन आएगा, कन्वेक्शन आएगा, ठीक है। जो मटेरियल को हम हाथ में नहीं पकड़ सकते उसमें क्या आएगा? हमेशा याद रखना, कन्वेक्शन और संवहन प्रोसेस, ठीक है। उससे हीट ट्रांसफ़र होगी, बट कौन से प्रोसेस से? संवहन प्रोसेस से। ट्रांसफ़र करने वाला सिर्फ एक मीडियम है, ट्रांसफ़र करने वाला एक मीडियम है। तो पहले इसमें क्या था? लोहे की रॉड थी, या फिर जो फिजिकली एग्जिस्ट एलिमेंट है जो हम पकड़ सकते हैं वो। अभी यहाँ पे फिजिकली एग्जिस्ट एलिमेंट तो है लेकिन पकड़ नहीं सकते हम लोग। हवा है, पानी है, पेट्रोल है, हाथ में पकड़ सकते हो क्या? नहीं। बट इसमें इसलिए क्या होता है? कन्वेक्शन होता है, क्योंकि उसको लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है ना। हवा को लेंथ ब्रेथ हाइट है, वाटर को, पानी, पेट्रोल नहीं पकड़ सकते, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेस इनको नहीं पकड़ सकते, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? कन्वेक्शन प्रोसेस होती है। ट्रांसफ़र समझ में आ गया। और तीसरा है जिसे कहते हैं हम लोग रेडिएशन, या फिर कौन सी किरण? नहीं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये अलग चीज़ है। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रेडिएशन ये अलग चीज़ है। रेडिएशन कौन से किरण कहते हैं उसे? वी किरण। क्या लिखा है? वी किरण ही लिखा है ना, ठीक। रेडिएशन यानी वी किरण, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास में मैंने ये बताया था कि पृथ्वी पर जो रेज आती है कहाँ से आती है? सन से। वेरी गुड, ठीक है। यह है हमारा अर्थ, यह है सन, ठीक है। ऐसी ही आती होंगी, ठीक है, ऐसी ही आती है। तो ये कौन से फॉर्म में आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में आती है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है उसमें एयर है नहीं, वाटर है नहीं, मेटल है नहीं, नॉन मेटल नहीं, ये सभी चीज़ें नहीं है। तो क्या है? जब कुछ भी नहीं रहता तो क्या रहता है यहाँ पे? क्या है? वैक्यूम है। यहाँ पे क्या है? वैक्यूम है। तो ये जो रेज आ रही है ये वैक्यूम से आ रही है, ठीक है। जो रेज आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में वैक्यूम से, वैक्यूम से कौन सी रेज ट्रैवल होती है? वैक्यूम से रेज जो ट्रैवल होती है उसे रेडिएशन वेव कहते हैं, रेडिएशन वेव कहते हैं। ठीक है। उसमें क्या था? पहले में फिजिकली एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट जो हम हाथ में पकड़ सकते हैं, ठीक है, कंडक्शन में मेटल्स, रॉड्स, नॉन मेटल भी चलते हैं, मेटल्स भी चलते हैं, बट हाथ में पकड़ सकते हैं। दूसरा इसमें क्या था? है मटेरियल है बट हाथ में नहीं पकड़ सकते, ठीक है। वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैसेस हो गई, एयर हो गया, ठीक है, हाथ में नहीं पकड़ सकते। इसमें क्या है? ना ही वाटर है, ना ही मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, सिर्फ वैक्यूम है, फिर भी हीट मिल रही है हमें। तो कौन से फॉर्म में मिलती है वो? रेडिएशन की, इसकी वजह से हीट मिलती है। वो आती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में है बट रेडिएशन, ठीक है। अभी ये भी एक क्वेश्चन है, ये वैक्यूम में तो ट्रैवल करता ही करता है बट मटेरियल मीडियम थ्रू भी ट्रैवल करता है। नहीं समझ में आया क्या बोलना चाहता हूँ? ये तो अभी नहीं है इसलिए ये आ रहा है। अगर ये रहते हैं, ये अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आएगा क्या? हाँ 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 हाँ, इससे भी रेडिएशन होते हैं,
इससे भी रेडिएशन होते हैं। अभी ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को ले लेते हैं। आपने रेडियम नाम सुना है? रेडियम नाम तो सुना होगा, धातु है। रेडियम नहीं सुना है नाम? अच्छा, रेडियम नाम नहीं सुना है? यूरेनियम नाम सुना है? रेडियम नहीं सुना होगा तो यूरेनियम। अरे हिंदी नाम है ये, यानी लिखा भी हिंदी में यूरेनियम को यूरेनियम ही जाता है। एटम बम सुना है? एटम बम नाम सुना है? न्यूक्लियर बम नाम सुना है? हिरोशिमा नागासाकी नाम सुने हैं? क्या हुआ था वहाँ पे? बम गिरे थे। कौन से बम थे वो? पता नहीं वो बम। न्यूक्लियर 6 और 9 दिसंबर, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी, याद रखना, ठीक है। तो जो बम थे वो न्यूक्लियर बम थे, ठीक है। उसमें रहते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल, वो बनता है रेडियो एक्टिव मटेरियल से। तो जब मैडम क्यूरी ने रेडियम का शोध लगाया था, ठीक है, मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है। इन्होंने फ्रांस में जब रेडियम का डिस्कवरी की थी तो उनको कैंसर हो गया था, उनको कैंसर हो गया था और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये जो है ये एयर थ्रू भी फैलते हैं और वाटर थ्रू भी फैलते हैं। इसके अलावा ये वैक्यूम से भी पास होते हैं। इसलिए रेडिएशन को मटेरियल मीडियम की नेसेसिटी नहीं है। एयर से भी जा सकते हैं, ठीक है, वाटर से भी जा सकते हैं और वैक्यूम से भी जा सकते हैं। इसलिए रेडिएशन को कोई मटेरियल मीडियम की नेसेसिटी नहीं है, ठीक है, किसी से भी वो जा सकता है। आपको पता होगा कि 50 साल तक भी जापान के लोग सुधर नहीं पा रहे थे रिकवरी में, पता है क्या बात? न्यूक्लियर बम फटे थे, ये तो पता होगा, हिरोशिमा नागासाकी में। वो होने के बाद वो 50 साल तक भी वहाँ के लोग रिकवर नहीं हो पा रहे थे। उनकी जो पीढ़ियाँ थी वो लंगड़ी, लूली या फिर कुष्ठ रोगी या फिर कोई भी रोग से पीड़ित ही निकलती थी। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि ये जो है रेडिएशन का इफ़ेक्ट उनके एयर में फैला हुआ था, उनके वाटर में फैला हुआ था फटने के बाद भी। तो इसको डिकम्पोजिशन को बहुत ज़्यादा समय लगता है। अभी बहुत कम हो गया वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग शीट लेयर बना के जहाँ जहाँ फटे वहाँ पे कवरिंग वगैरह लगा के उनको कम करने की कोशिश की है, ठीक है। तो रेडिएशन कहीं से भी ट्रैवल कर सकता है, वैक्यूम से भी जा सकता है। वैक्यूम से कौन नहीं जा सकते? कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं जा सकते, पर रेडिएशन वैक्यूम से भी जाता है, एयर से भी जाता है और वाटर से भी जाता है। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है अभी, ठीक है, वहाँ पे भी रेडिएशन प्रेजेंट है, वहाँ पे भी रेडिएशन प्रेजेंट है, ठीक है। इसको मटेरियल मीडियम की नेसेसिटी नहीं होती, कहने का मतलब। सर अगर क्वेश्चन है रेडिएशन कहाँ से जाती है और अगर ये सब ऑप्शन है कि कहाँ से नहीं जाती, हमें क्या चूज करेंगे? ऐसा है ही नहीं, नन ऑफ दिस आंसर आएगा उसका। रेडिएशन कहीं से भी हो सकता है, वैक्यूम से, एयर का हिरोशिमा नागासाकी में बताया मैंने, ठीक है। कंडक्ट ये हो गया हमारा वैक्यूम, यानी एक न मटेरियल मीडियम। ये एक मटेरियल मीडियम है, बट ये किस में यूज़ होता है? कन्वेक्शन में, ठीक है। और मैडम क्यूरी को जो हुआ था वो टचिंग की वजह से हुआ था। टचिंग किस में होती है? कंडक्शन में। तो ये आपको पता है कि तीनों चीज़ों में रेडिएशन होता है, मटेरियल मीडियम प्रेजेंट रहे, नहीं रहे या फिर वैक्यूम रहे, ठीक है। तो ये इससे पता चलता है कि हर मटेरियल मीडियम में रेडिएशन होता है। हाँ, तो इसको निकालने के लिए भी एक फार्मूला होगा। जनरली हम लोग सूरज के इससे ही रेडिएशन निकालते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन को हाथ नहीं लगाया जाता टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। Q इज इक्वल टू सिग्मा ए टू द पावर फार्मूला है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी बताता हूँ।
सिग्मा तो आपको सॉरी क्यू इन हीट है, ऊष्मा, ऊर्जा, ये बताता हूँ। ये तो एरिया है, आपको ये पता ही चल जाएगा। ये है टेम्परेचर। ये क्या होता है? तो ये है रेडिएशन कांस्टेंट। सिग्मा क्या है? रेडिएशन कांस्टेंट। 6.6। ठीक है, फिर से यूनिट नहीं निकालते बैठते। इसका यूनिट क्या आएगा सिग्मा का? वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। रेडिएशन कांस्टेंट सिग्मा। और इसे एक नाम भी दिया गया है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन, हाँ, सिग्मा को स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिग्मा को क्या कहते हैं? रेडिएशन कांस्टेंट या फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये किसके लिए? सिग्मा के लिए। तो पहले भी होंगे के और एच, इनको भी नाम दिए गए होंगे ना। इसको रेडिएशन कांस्टेंट, ये क्या है? कंडक्टिविटी, कंडक्शन कांस्टेंट। ये है कन्वेक्शन कांस्टेंट। तो इसको बोलते हैं किरचॉफ्स कांस्टेंट। और सबसे फेमस नाम फिजिक्स में, वेरी गुड, न्यूटन्स कांस्टेंट। इसका किरचॉफ ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसका न्यूटन में किया था और इसका स्टीफन बोल्ट्जमैन ने किया था। ठीक है, के एच और सिग्मा, के एच और सिग्मा। इसकी वैल्यू बहुत कम रहती है, 5.67 इंटू 10⁻⁷ 7 एक 8 है। 5.67 इंटू 10⁻8 सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट है ना। 5.67 इंटू 10⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। कभी पूछने को आए तो बता देना। ये इतनी कम क्यों होती है? क्योंकि ये जो है, नहीं, इनके तो डिफरेंट डिफरेंट है ना। ये किससे आया है? सूरज से आया है हमारे पास। तो सूरज से पृथ्वी पर आएगा तो वैक्यूम से आएगा तो वो तो कांस्टेंट ही रहेंगी। मटेरियल मीडियम है ही नहीं तो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, लोहे की रॉड है, सिल्वर की है, कॉपर की है या एल्यूमिनियम की है, ये चेंज होगा, हमेशा चेंज होगा। लोहे में अलग रहेगा, कॉपर में अलग रहेगा, सिल्वर में अलग रहेगा, एल्यूमिनियम में अलग रहेगा, ये तो मानते हो आप। एच पानी में अलग होगा, ठीक है, एयर में अलग होगा, कोई अलग नाइट्रोजन गैस होंगी उसमें अलग होगा, तो ये भी कांस्टेंट नहीं है। बट ये किससे आता है? सूरज से, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या होंगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन समझ में आया कि गए सर के ऊपर से? थोड़ा सा न्यूक्लियर इस पे ध्यान दो ना, क्योंकि एक पूरा यूनिट ही है हमारा। ठीक है, क्या हुआ? लिखना था? ठीक है, तो डिफरेंस आपको यही तीनों में पूछा जाता है। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, डिफरेंस में ही आपको सभी चीज़ें पता चल जाएंगी। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन,
विकिरण, इसको क्या कहते हैं? और इसे ये थोड़ी बहुत तो याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है? ये भी याद रखे तो भी समझ में आ जाएगा। चालन, चालान यानी आपका जो चार्ज कटता है वो। चालान काटते ना, चालान, चलन नहीं काटते। चालन मतलब होता है कि उसके थ्रू जा सकती है। चालन मतलब है कि उसके थ्रू जा सकती है। ठीक है। लाइट मारोगे तो इसके थ्रू लाइट बाहर जाएगी क्या? और अगर कांच में उसके यहाँ लाइट मारोगे तो बाहर निकलेगी क्या? ना, तो वो लाइट का चालन नहीं है ना। लेकिन अगर आप इसको गर्म करोगे तो वो हीट यहाँ तक आएगी, वो हीट के लिए चालन है। चालन मतलब होता है कि कंडक्शन की ठीक है। ऊपर मान जा सकती है, नहीं जा सकती होगी तो उसका चालन नहीं है। बस उसके लिए क्या बोलते हैं? ठीक है। इसे आपको पता ही है कि क्या कहते हैं, के को ठीक है। कन्वेक्शन कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थिर। ठीक है। संवहन स्थिर, चालन स्थिर और विकिरण स्थिर। इसका किसने शोध लगाया था? किरचॉफ। ठीक है। इसका न्यूटन। इसका स्टीफन बोल्ट्जमैन ने। ठीक है। इसके लिए फिजिकल एलिमेंट जिसे पकड़ सके, जिसे हम पकड़ सके, जिसे पकड़ सकते हैं एलिमेंट को। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है। ATC। इसमें वुड भी आता है, वुड, लोहे की रॉड, प्लास्टिक की रॉड, ये भी आते हैं जो फिजिकली पकड़ सकते हैं। इसमें फिजिकली प्रेजेंट बट पकड़ नहीं सकते, कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी मटेरियल मीडियम होना, यहाँ पे भी मटेरियल मीडियम होना। मटेरियल जरूरी है, यहाँ पे मटेरियल जरूरी है, फिजिकल एलिमेंट प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, फिजिकल एलिमेंट प्रेजेंट होने की जरूरत है क्या यहाँ पे? नहीं। इसके साथ साथ ये कहीं से भी ट्रैवल कर सकता है, कहीं से भी ट्रैवल यानी प्रभावित हो सकता है। कहीं से भी ट्रैवल हो सकता है। मटेरियल मीडियम की जरूरी नहीं है, वो सॉलिड से भी जा सकता है, लिक्विड से भी जा सकता है, गैस से भी जा सकता है, वैक्यूम से भी जा सकता है। ठीक है। हाँ, तो इसका आयरन, कॉपर, इसके एग्जांपल लिख लेंगे हम लोग, वाटर, एयर। ठीक है। रेडिएशन के सभी एग्जांपल हैं।
एयर भी है, वाटर भी है, आयरन रॉड भी है, उसके साथ साथ वैक्यूम भी है, ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल सभी। अभी डिफरेंस आता है कि ये अल्ट्रा वायलेट क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या होता है। दो तरीके के रेडिएशन होते हैं, होते हैं अल्ट्रा वायलेट, दूसरा होता है इन्फ्रा रेड। अल्ट्रा वायलेट और इन्फ्रा रेड, इसमें मटेरियल मीडियम की नेसेसरी नहीं है, यानी हर दुनिया का हर एलिमेंट यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये पूछा गया कि लोहे की रॉड में कंडक्शन होता है, रेडिएशन होता है, या कंडक्शन रेडिएशन होता है, या कन्वेक्शन होता है, तो आप आंसर सीधा दे सकते हो, ये दोनों होते हैं, ठीक है। इतना पता है आपको कि मटेरियल मीडियम, और जनरली कंडक्शन हम लोग देते हैं। फर्नेस जब रहती है, फर्नेस पता है आपको, फर्नेस यानी भट्टी, आग की भट्टी जिसमें ब्रेड पकाते हैं, ठीक है। तो अगर उसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम रहता है तो उसकी एयर उड़ जाती है, वहाँ पे बन जाता है वैक्यूम। तब अगर फर्नेस है, फर्नेस यानी आग की भट्टी, ये तो पता है आग की भट्टी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे हम खड़े, ये दीवार है, इसके पास में 2 mm की गैप है और यहाँ पे आग जल रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एयर पूरी निकल जाएगी। तो इस दीवार में अगर यह दीवार है या फिर हम खड़े हैं, तो हम दोनों के बीच में क्या होगा, सिर्फ रेडिएशन रहेगा, कन्वेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मटेरियल मीडियम क्या हो जाएगा वहाँ पे एस्केप आउट। तो क्वेश्चन यही रहता है कि आप अगर भट्टी के आगे खड़े हो या नियर टू द फर्नेस, कौन सी ट्रांसमिशन प्रोसेस हीट की होती है, तो वो कौन सी होती है, रेडिएशन होती है। तब क्या हो जाता है, इससे वैक्यूम बना लेता है, वो निकल जाता है। मैंने क्या बोला था कि जैसे भी कोई चीज़ हीट होती है वो क्या हो जाती है, बाहर जाती है, भागती है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाती है, तो इससे एयर निकल जाती है और इसमें क्या होता है, रेडिएशन प्रोसेस होती है। तो 2 तरीके के रेडिएशन होते हैं, कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, दूसरे होते हैं इंफ्रारेड। तो हमारा जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम यानी सन का जो आने का पाथ है, ठीक है, सन जो हमारे ऊपर आता है तो वो 2 रेज छोड़ता है। आप अगर आकाश की तरफ देखते हो, आकाश यानी आकाश, तो 2 ही कलर में दिखता है वो आपको, सफ़ेद नहीं तो ब्लू, 2 ही कलर में दिखता है ना, सफ़ेद नहीं तो ब्लू। अगर आप मार्स का डायग्राम देखोगे, मार्स मंगल ग्रह कौन से कलर में दिखता है, सफ़ेद दिखता है हमारे को, या फिर एनवायरनमेंट कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। बादल आए तो ही ब्लैक होता है, लेकिन बादल हटने के बाद भी वो वाइट या फिर ब्लू ही दिखता है, ठीक है। तो जो सन से जो रेज आते हैं, ठीक है, इसमें से अपर लेयर होती है अल्ट्रा वायलेट कलर की, अल्ट्रा वायलेट, एक्चुअली वायलेट कलर ही होता है, ब्लूइश कलर, ठीक है। और जो लोअर रेज आती है वो होती है इंफ्रा रेड कलर की, वायलेट कलर की और रेड कलर की, ये दोनों का स्पेक्ट्रम होता है। इनके बीच में ही हमें सब विजिबल लाइट्स दिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि सन से जो रेज आते हैं, एक तो अल्ट्रा वायलेट में आते हैं या फिर इंफ्रारेड में आते हैं, ये दोनों के बीच में ही आते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा पड़ती है, मार्स पे इंफ्रारेड रेज ज़्यादा पड़ती है। नील आर्मस्ट्रांग को पृथ्वी कौन से कलर की दिखी थी, चांद से। क्वेश्चन सुना है कभी, मेरे को लगता है 5वीं या 6वीं क्लास का क्वेश्चन है ये। नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पे गया था तो उसको पृथ्वी कौन से कलर की दिखी थी, कौन से कलर की दिखी थी, नीली दिखी थी, याद है, ठीक है। वो किस वजह से, इस वजह से। यही हम लोग अगर मार्स की डायग्राम देखते हैं, मिशेल मंगल वगैरह मूवी देख लेना, वहाँ पे डायग्राम दिखाती, या फिर कोई भी फ़ोटो देख लेना उठा के, तो कौन से कलर में दिखता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ही विजिबिलिटी होती है सन की। तो एक तो वायलेट दिखेगा या फिर रेड दिखेगा, ये नियरली इक्वल टू ब्लू है, वायलेट कलर ब्लू की तरह रहता है ना,
तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। और ये दोनों भी हमारे यहाँ कैंसर को क्यूर करने के काम में आते हैं, ठीक है। सेल्स जो है ये मारने का काम करता है, ये अच्छे नहीं है, बट जो डेड सेल है उसके साथ साथ लाइव सेल भी मार देता है। जो गोवा में बोलते हैं, गोवा में संडे को लोग वो बीच से निकलकर वो जो बीच में रहते हैं तो उन लोगों को अल्ट्रावायलेट रेज लेने के लिए रुकते हैं। अल्ट्रावायलेट नहीं, वो सनरेज लेने के लिए रुकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज लेंगे तो उनके जो ना आते हैं ना, बट उसकी जो क्वांटिटी है, मैंने क्या बताया, रेडिएशन हर जगह पे है, बट क्वांटिटी क्या है, कम है, ठीक है। यही आप अगर यहाँ जाते हो इथियोपिया में, इथियोपिया नहीं, गद्दाफी वाला नहीं क्या एरिया, गद्दाफी जहाँ मरा था, लेबनान, ठीक है, लेबनान कंट्री है अफ्रीका में। उन्होंने क्या किया था, उसको मारने से पहले बहुत ज़्यादा पोल्यूशन किया था और रास्ते रास्ते पे टायर जलाते थे, ठीक है, रास्ते रास्ते पे टायर जलाते थे, एरिया जलाते थे, घर जलाते थे। इतना भारी पोल्यूशन हो गया था वहाँ पे कि जो अर्थ क्रस्ट है इसमें ऊपर की लेयर कौन सी होती है, जो हमें रेडिएशन से बचाती है, बहुत बार सुना है हमने। कौन बचाता है रेडिएशन से, हार्मफुल रेडिएशन से? वेरी गुड, वो 3 ओजोन लेयर, पता है क्या? ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेड से बचाती है, क्योंकि वो मैक्सिमम क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है या फिर बाहर में रिफ्लेक्ट कर देती है। तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से यहाँ पे क्या हो गए, लूप होल्स बन गए थे, होल्स बन गए थे। और ये लेबनान में रहने वाला जो इंसान है, इसके ऊपर डायरेक्ट सनरेज आ रही थी, डायरेक्ट सनरेज आ रही थी। अब ये होल हो गया तो होल से पास होकर डायरेक्ट सनरेज आ गई। ये आने की वजह से यहाँ पे क्या हो गए थे, कैंसर्स पेशेंट बढ़ गए थे, क्योंकि ये जो क्ष किरण है, वी किरण है, रेडिएशंस जो है, कीमोथेरेपी में रेडिएशंस देते, पता है आपको, रेडियोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है। तो रेडिएशन जब देते तो आपके वो क्या करता है, डेड सेल के साथ साथ लाइव सेल को भी मार देता है, सेल्स मारने का काम करता है। कैंसर के जो सेल्स होते हैं ना, कैंसर के सेल्स को मारता तो मारता ही है, उसके आजू बाजू वाले जो अपने अच्छे सेल्स रहते हैं उनको भी मारता है, ठीक है। यहाँ से इसको कुछ भी नहीं है तो उसके लाइव सेल्स मर रहे हैं, उसके जिंदा जो सेल्स है वो मर रहे हैं, तो उसको क्या हो जाएंगे, कैंसर होते। तो इसमें कैंसर का प्रमाण बहुत ज़्यादा हो गया था ओजोन लेयर का कम होने की वजह से। इसीलिए बोलते हैं ना, CFC मत छोड़ो, ओजोन लेयर कम हो जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एयर कंडीशनिंग से निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ऑयल पेंट से, इससे भी निकलता है, पेंट से, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर को क्या कर देते हैं, हार्मफुल रहते। हार्मफुल रहने की वजह से ओजोन लेयर की जो थर है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, थिक थर से। तो उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता नहीं है। जब लाइट में पड़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट सनरेज आ रही थी, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर के पेशेंट मिलने लगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था और उनके जो लाइव सेल्स थे वो मर रहे थे। जो नॉर्मल थेरेपी हम लोग कैंसर पेशेंट को दे रहे थे, सोलर रेज उसे डायरेक्ट दे रहा था बिना अच्छे इंसान को, तो ऑब्वियसली बात यह है कि वो हार्मफुल है, ठीक है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन समझ में आया। ये जो है ये उसका स्पेक्ट्रम है, यानी फैलने का एरिया, अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड तक, ठीक है। इंफ्रारेड लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ये रेडिएशन में आते हैं। रेडिएशन के लिए कोई मटेरियल की ज़रूरी नहीं है, आप अभी भी रेडिएशन में ही हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।